Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Students, न्यूक्लियर फिजिक्स चैप्टर नंबर 21 में लेक्चर नंबर 11 क्लास 10 एंड द लेक्चर इज न्यूक्लियर फ्यूजन या फ्यूजन रिएक्शन। और अंजुम मजीद ख्वाजा आपके सामने हाजिर खिदमत है। आज हम पढ़ेंगे फिशन रिएक्शन का। आई गेस कि आप लोगों को अच्छा समझ भी आया होगा और आप लोगों ने उसको अच्छे तरीके से अपने माइंड में भी बैठा दिया होगा। अब एटम से एक और मेथड से भी एनर्जी निकाली जाती है और वो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड फ्यूजन रिएक्शन। फिशन में आप लोगों ने ये पढ़ा था कि जो लार्ज न्यूक्लियाई जब टूटता है ना तो वो दो या दो से ज्यादा फिशन फ्रैगमेंट्स में चेंज होता है। दो फिशन फ्रैगमेंट्स के पार्टिकल के साथ उसके कुछ न्यूट्रॉन्स भी आते हैं। तो हमने पढ़ा कि उससे भी अच्छी खासी हीट एनर्जी निकलती है, बल्कि हमने यहां तक पढ़ा कि उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि उसको कंट्रोल करने के लिए हमें न्यूक्लियर रिएक्टर्स की जरूरत पड़ जाती है। तो आज हम पढ़ेंगे उससे भी बड़ी एनर्जी, दैट इज कॉल्ड फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन रिएक्शन में एग्जैक्टली फिशन का जो है वो अपोजिट होता है। अगर आपको फिशन रिएक्शन याद हो तो मैंने ये कहा था कि जैसे फर्ज करो U-235 जो कि काफी हैवी न्यूक्लियस है, यानी ये देख लें ये यूरेनियम का न्यूक्लियस एक्चुअली, जिसके अंदर 235 न्यूक्लियॉन्स होते हैं। न्यूक्लियॉन्स कहते हैं सम ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को, यानी इसके 92 प्रोटॉन्स होते हैं और 143 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो अगर हम इन दोनों को टोटल कर दें तो हमारे पास आता है 235। ये यूरेनियम U-235, दिस इज 235 टाइम्स बिगर देन हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन से 235 गुना बड़ा होता है। यानी अगर आप हाइड्रोजन के तकरीबन 235 पार्टिकल्स जोड़ेंगे, न्यूक्लियस जोड़ेंगे, क्योंकि उसमें एक ही आपके पास क्या है, प्रोटॉन है, तो आपको 235 न्यूक्लियॉन्स बनाने के लिए 235 हाइड्रोजन चाहिए होंगे। सो आप ये समझ लें कि यूरेनियम इज फार हैवियर देन हाइड्रोजन एंड अदर पार्टिकल्स एज वेल। सो आपने ये पढ़ा था कि अगर यूरेनियम में अगर हम किसी न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करते हैं, यानी हम स्लो बम्बार्डमेंट करते हैं, यानी टकराव करते हैं, यानी न्यूट्रॉन को हम यूरेनियम के न्यूक्लियस में ड्रॉप करवाते हैं किसी तरीके से, सो ये आपका बन जाता है फिशन फ्रैगमेंट, जैसे बेरियम और क्रिप्टॉन, और साथ ही 3 न्यूट्रॉन हमारे पास मजीद आ जाते हैं। ठीक है, और ये 2 हिस्सों में टूट जाता है। और याद हो तो मैंने आपको ये भी बताया था, ये वैसे मैंने इसकी कैलकुलेशन सेकंड ईयर के भी एक टॉपिक है उसमें मैंने करके बताई हुई है कि आमतौर पे 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है ना इसमें से रिलीज होती है। 200 मेगा का मतलब होता है मिलियन, यानी 10 लाख। सो ये 20 करोड़ जो है हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है वो सिर्फ एक यूरेनियम के टूटने से हमारे पास निकलती है हीट की शक्ल में। यानी बेरियम और क्रिप्टॉन और न्यूट्रॉन एक फ्रिक्शन खा के निकलते हैं एंड दे प्रोड्यूस हीट, एक्चुअली वो हीट पैदा करते हैं। तो ये हमारे पास था एक छोटा सा जायजा जो मैंने। जबकि बच्चों न्यूक्लियर फ्यूजन में 2 छोटे छोटे लाइट न्यूक्लियाई जैसे हाइड्रोजन हो गया और आपस में उनको जोड़ें और जोड़ के हम क्या करते हैं, एक कंपैरेटिवली बड़ा न्यूक्लियस जो है वो बनाते हैं, जैसे हीलियम हो गया या ड्यूट्रियम वगैरह हो गए। अगर आपका प्रोटियम आपस में स्ट्राइक हुआ, सो इससे भी अच्छी खासी एनर्जी निकलती है हमारे पास। तो इसमें होता यूं है कि 2 न्यूक्लियस को, यानी जैसे एक भी आपका हाइड्रोजन का है दूसरा भी हाइड्रोजन का है, इन दोनों को एक दूसरे के करीब लाके एक दूसरे के एक ही न्यूक्लियस बनाया जाता है। तो ये कोई इतना आसान प्रोसेस बच्चों होता भी नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि न्यूक्लियस पे होता है पॉजिटिव चार्ज। तो जब 2 पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के करीब लाए जाएं तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होती है, सो दे डोंट अट्रैक्ट ईच अदर। सो यू नीड अ मैसिव फोर्स, आपको बहुत ही मैसिव फोर्स चाहिए 2 न्यूक्लियस को ऐसे जोड़ें कि वो एक दूसरे में जम होके एक कंपैरेटिवली बड़ा पार्टिकल बनाए और साथ ही एक अच्छी खासी एनर्जी रिलीज हो। इसमें एनर्जी आमतौर पर जो रिलीज होती है वो मास डिफेक्ट की वजह से होती है। ये मास डिफेक्ट आप अगली क्लासेस में जाके पढ़ेंगे, लेकिन जनरली ये बताऊं कि मास डिफेक्ट का मतलब होता है कि कुछ मास ऐसा होता है किसी भी न्यूक्लियस में जो बाइंडिंग एनर्जी में यूज होता है, यानी वो एक्चुअली थोड़ा सा कम होता है मास। ठीक है,
तो वो मास डिफेक्ट कहलाता है हमारे पास। तो बहरहाल इसको अगली क्लास में पढ़ेंगे, फिलहाल इसको यहां रहने दें। व्हेन टू लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म कंपैरेटिवली हैवी न्यूक्लियस, जब दो हल्के हल्के न्यूक्लियाई आपस में कंबाइन होते हैं वो एक बड़ा न्यूक्लियस प्रोड्यूस करते हैं, इसको कहते होते हैं फ्यूजन रिएक्शन। जी बच्चों, तो पहली बात है कि क्या न्यूक्लियर फ्यूजन पॉसिबल है? तो बच्चों ये पॉसिबल है, लेकिन ये एक मुश्किल प्रोसेस है हमारे पास। उसकी रीजन ये है, जैसा मैं पहले बता चुका हूं, कि दो जो न्यूक्लियस होते हैं वो एक दूसरे में आपस में जम इतनी आराम से नहीं होते, बिकॉज उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होती है। सो अगर दो हाइड्रोजन के या इवन मतलब स्मॉल न्यूक्लियाई कोई भी ले लें, हीलियम वगैरह जैसे, या प्रोटियम ड्यूट्रियम के ले लें, उनको एक दूसरे के करीब ला के बहुत ही हाई वेलोसिटी से फायर किया जाए और ताकि वो एक दूसरे के अंदर जम हो जाए, यू नीड अ लॉट ऑफ फोर्स, तो तब जाके ये शायद मुमकिन हो, वरना आमतौर पे ये इतना इजी प्रोसेस नहीं है जितना इजी प्रोसेस आपका फिशन रिएक्शन है। तो एक काम किया जा सकता है कि आप अच्छी खासी हीट प्रोड्यूस करें, इतनी ज्यादा जैसे आपकी सूरज में यानी स्टार्स में हमारे पास हीट होती है, इतनी प्रोड्यूस करें 10 मिलियन केल्विन के करीब करीब। तो उसमें होता यूं है कि वो आपकी हीट जो है ना, वो जितने भी आपके पार्टिकल होते हैं स्मॉलर, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी को प्रोड्यूस करती है। यानी जब हीट किसी में आ जाए, आप लोग पढ़ते आए हैं कि हीट से क्या होता है बच्चों हमारे पास, कि काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो उनके अंदर इतनी काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है कि वो एक दूसरे के अंदर जम हो जाते हैं, और जम होके वो थोड़े से कंपैरेटिवली हैवियर न्यूक्लियस बनाते हैं। सो वो जो हैवियर न्यूक्लियस बनता है ना, उसमें अच्छी खासी एनर्जी रिलीज होती है, एंड दे आर कॉल्ड फ्यूजन रिएक्शन। बच्चों अगर आपको याद हो, मैंने फिशन रिएक्शन में एक बात बताई थी आप लोगों को कि फिशन रिएक्शन की एक बड़ी ताजा सी एग्जांपल जो है ना, वो हमारे पास है एटम बॉम्ब, एटॉमिक बॉम्ब जिसे कहा जाता है। जबकि फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, एक इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है हमारे पास, कौन सा बॉम्ब, ये आप ले लें, आप ले लें जी, वैसे इसको ना ही बनाया जाए, हाइड्रोजन बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब। इसकी एक चलती फिरती मिसाल है, ठीक है, सॉरी, हाइड्रोजन बॉम्ब इसकी एक चलती फिरती मिसाल है। हाइड्रोजन बॉम्ब में एक्चुअली होता क्या है, हाइड्रोजन बॉम्ब एक हाइड्रोजन से भरा हुआ बॉम्ब होता है। ये एटॉमिक बॉम्ब से भी 4, 5, 6 गुना ज्यादा बड़ी डिस्ट्रक्शन क्रिएट करता है, ठीक है। एटम बॉम्ब तो आपको पता है कि अगर वो किसी जगह पर गिर जाए तो वो पूरे की पूरी सफा हस्ती से चीजों को मिटा देता है, बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लॉट ऑफ हीट। फिशन रिएक्शन में जो इतनी बड़ी हीट पैदा हुई थी उसकी वजह से हाइड्रोजन बॉम्ब जो है वो हाइड्रोजन से भरा हुआ बॉम्ब है, और वो आपका जो एटॉमिक बॉम्ब है जो कि फिशन रिएक्शन पे चलने वाला बॉम्ब है, उससे भी ज्यादा मैसिव एनर्जी आपको जो है वो देता है। इसमें होता क्या है कि हाइड्रोजन बॉम्ब के अंदर छोटे छोटे एटॉमिक बॉम्ब बने हुए होते हैं, और वो एटॉमिक बॉम्ब क्या होते हैं, पहले उनको ट्रिगर करके, यानी आप मतलब न्यूक्लियस की बम्बार्डमेंट करके उसमें बड़े पार्टिकल यूरेनियम को तोड़ा जाता है, और उससे बेरियम, क्रिप्टॉन निकलते हैं और 3 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। तो जैसा कि मैंने पिछले टॉपिक में बताया था, ये 3 न्यूट्रॉन्स आगे फिशन चेन रिएक्शन पैदा करते हैं। तो इस फिशन चेन रिएक्शन में एटॉमिक बॉम्ब जितने भी उसके अंदर फिट होते हैं, यानी हाइड्रोजन बॉम्ब में, वो फट जाते हैं, और उनके फटने से अच्छी खासी हीट रिलीज होती है। वो जो बच्चों हीट रिलीज होती है ना, वो यहाँ जितनी भरी हुई हाइड्रोजन होती है उनको मिलती है, और उनके अंदर अच्छी खासी काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। फिर वो क्या होता है, वो एक दूसरे के अंदर जम हो जाते हैं, और जम होने में अच्छी खासी जम होने में हैवियर न्यूक्लियस बनाते हैं। और हैवियर न्यूक्लियस बनने में आप लोगों को, जैसा कि मैंने पहले बताया था, कि फ्यूजन रिएक्शन में फिशन रिएक्शन के मुकाबले में ज्यादा हीट एनर्जी जो है हमारे पास प्रोड्यूस होती है। तो ये था इसका एक छोटा सा जायजा। स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि क्या फ्यूजन रिएक्शन हमारे एनवायरनमेंट में किसी जगह पर हो रहा है? तो इसका एक बड़ा सादा सा जवाब होगा यस। हमारे ये जो सन स्टार से आने वाली एनर्जी जो आउटर स्पेस से हमारे पास आ रही है, दे आर बिकॉज ऑफ फ्यूजन रिएक्शन, स्पेशली इन स्टार्स, ठीक है। अब स्टार्स में अगर हम सूरज की एग्जांपल ले लें, जो कि हमारा अपना होम स्टार है सन, तो आप ये सुन के हैरान होंगे कि उसकी इतनी बड़ी एनर्जी फ्यूजन रिएक्शन का ही एक
पेशखेमा है, यानी वो ही एक रीजन है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ just energy that is coming out from sun to our planet. So this is because of the fusion reaction happening in sun. सूरज में जो फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है, और आप ये सुन के हैरान होंगे, इस फ्यूजन रिएक्शन को सेल्फ सस्टेनिंग फ्यूजन रिएक्शन भी कहा जाता है। सेल्फ सस्टेनिंग यानी अपनी बका को कायम रखने वाला। जरा पहले मैं समझा दूं, फिर आपको समझ आ जाएगी इसकी। बच्चों ये जो हमारा सन है ना, इसके अंदर आमतौर पर 6 प्रोटॉन्स या 6 हाइड्रोजन एटम्स, ये कह लें 6 प्रोटॉन मिलकर हीलियम प्रोड्यूस करते हैं, और उनमें से भी अच्छी खासी एनर्जी हमारे पास रिलीज होती है। ये देखें, अब 6 प्रोटॉन, इस याद रखें, इस रिएक्शन को पीपी रिएक्शन भी कहा जाता है, पीपी रिएक्शन, पीपी रिएक्शंस। और वैसे इसमें 6 प्रोटॉन्स हिस्सा लेते हैं। पीपी क्यों लेते हैं? क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन रिएक्शन कहा जाता है इसको। इसमें 6 प्रोटॉन हिस्सा लेकर कंबाइन होकर हीलियम बनाते हैं, और साथ ही अच्छी खासी एनर्जी भी रिलीज करते हैं, और ये दोबारा प्रोटॉन भी बना लेते हैं। अब जरा देखें किस तरीके से ये होगा। एक बात याद रखें कि हमारा जो प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन, उसका जो एटॉमिक मास नंबर है दैट इज 1, यानी उसका 1 है, और हाइड्रोजन का भी 1 होता है। यानी अगर हम ये कहें कि हाइड्रोजन जो उसका न्यूक्लियर मास है और जो प्रोटॉन है उसका जो मास है वो दोनों बराबर हैं, तो इस बात में कोई ज्यादा गलत बात नहीं होगी। यानी हम एक्चुअली कह सकते हैं कि प्रोटॉन प्रोटॉन से जुड़ता है, तो इसका मतलब यही हुआ कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन से जुड़ रहा है। सो एक्चुअली जब 2 हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन, समझ लें ये प्रोटॉन एक प्रोटॉन से जुड़ते हैं, क्योंकि प्रोटॉन भी 1 होता है, याद रखें, ठीक है। हाइड्रोजन और प्रोटॉन में एक चीज का फर्क है कि हाइड्रोजन एटम जो होता है उसके बाहर, न्यूक्लियस के बाहर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, जबकि न्यूट्रॉन तो इसका होता नहीं है। जबकि प्रोटॉन में भी हमारे पास प्रोटॉन तो होता है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो जैसा कि मैंने इस चैप्टर के स्टार्ट में भी आप लोगों को बताया था कि इलेक्ट्रॉन के होने ना होने से एटॉमिक मास में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। सो आप ये कह सकते हैं कि प्रोटॉन और हाइड्रोजन दोनों के मासेस हमारे पास सेम होते हैं। सो जब 2 प्रोटॉन्स आपस में मिलते हैं, आपस में कंबाइन होते हैं इस हाई इन हीट एनर्जी के अंदर, जो कि हमारे सूरज के न्यूक्लियस में होती है, अच्छी खासी एनर्जी। सूरज के सरफेस पे 6000 केल्विन होती है, ये 6000 डिग्री सेल्सियस होती है, जबकि उसके न्यूक्लियस में हमारे पास अच्छी खासी, विच इज नियरली अबाउट 10 से 15 मिलियन तक होती है, ये अच्छी खासी है एनर्जी। अब इस एनर्जी में क्या होता है? हीट, ये टेम्परेचर है जो मैं आपको बता रहा हूं केल्विन में। तो अब इतने हाई टेम्परेचर में इतनी हाई किस्म की जो हीट होती है वो क्या करती है, इन दोनों को आपस में कंबाइन कर लेती है। जब ये कंबाइन हो जाता है तो आप हैरान होंगे कि ये हमारे पास, इसको कहते होते हैं रिएक्टेंट्स, और जो चीज हमारे पास आती है उसको कहा जाता है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के तौर पे हमारे पास 2 आता है, ये वाला, और साथ में बीटा प्लस आता है, ये पार्टिकल भी इसके साथ बाहर निकलता है। बीटा का एक पॉजिटिव पार्टिकल हमारे साथ बाहर निकलता है। तो अगर आप देखें गौर से, 2 और 0 ऐड करें तो 1 और 1 2 बराबर हो जाएगा, 1 और 1 2, ये भी 1 और 1 2 बराबर हो जाएगा। तो बच्चों क्या हुआ, 2 प्रोटॉन्स ने हिस्सा लिया। मैंने कहा था 6 प्रोटॉन्स आपस में जो है वो टेक पार्ट करेंगे। तो 2 प्रोटॉन ने हिस्सा लिया, तो हमारे पास एक हाइड्रोजन का सेकंड आइसोटोप, हाइड्रोजन के आपको पता है 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम और ड्यूट्रियम, फिर तीसरा होता है ट्रीटियम। तो ये ड्यूट्रियम का हमारे पास बना लिया। तो इसी तरह से सूरज में ही मजीद 2 और हाइड्रोजन आप या प्रोटॉन्स आपस में मिलते हैं, तो वो दोबारा समझ लें यही हमारे पास बनाते हैं। आपने देखा ओवरऑल 4 प्रोटॉन्स आपस में कंबाइन हुए, कितने? 4 प्रोटॉन्स आपस में कंबाइन हुए, 1 2 3 4, और इससे उन्होंने क्या चीज हमारे पास बना ली, 2 हमारे पास डिफरेंट हमारे पास ड्यूट्रियम के पार्टिकल्स हमारे पास उसने बना लिए। अब ये 4 प्रोटॉन्स ने तो हिस्सा लिया, बाकी हमारे पास, मैंने कहा था 6 प्रोटॉन्स इसमें हिस्सा लेते हैं। अब 5वां प्रोटॉन क्या करता है, ये 2 प्रोटॉन आपस में मिले, ये बनाया ड्यूट्रियम, 2 प्रोटॉन मिले ड्यूट्रियम बनाया, साथ बीटा पॉजिटिव हमारे पास बाहर निकल गया। अब ये वाला जो ड्यूट्रियम है बच्चों, ये ड्यूट्रियम, ये मजीद एक और प्रोटॉन से मिलेगा, 5वें प्रोटॉन से।
तो ये बनाएगा हमारे पास हीलियम का 3 वाला आइसोटोप, हीलियम 42 भी होता है, 32 हमारे पास बनाएगा, 2 और 1 3 1 1 2, और 7 गैमा पार्टिकल निकलेगा एनर्जी के तौर पर हमारे पास, हीलियम He, सॉरी। इसी तरह हमारे पास कितने हो गए, एक ये है, 2 ये है, 3 ये है, 4, 5वां ये हिस्सा लिया इसने, जो किसके साथ, प्रोटियम के साथ, ड्यूट्रियम के साथ मिला था। अब इसी तरह एक और ये वाला जो था, ये मजीद एक और, जो चूंकि छठा प्रोटॉन यानी छठा हाइड्रोजन एटम भी साथ मिलेगा, उसके साथ मिक्स हुआ, तो हमारे पास क्या बन गया, 2 और 1 3, और यही चीज हीलियम हमारे पास 3 2 बन गया, 7 गैमा हमारे पास बाहर आ जाएगा। सो हमने क्या चीज पढ़ी, 6 प्रोटॉन हिस्सा लेंगे, 2 आपस में ज्वाइन होके, और 2 आपस में ज्वाइन होके बिलतरतीब ये 2 के ड्यूट्रियम पार्टिकल्स बनाएंगे। अब 5वां प्रोटॉन एक इस ड्यूट्रियम पार्टिकल के साथ मिलेगा, छठा इस ड्यूट्रियम पार्टिकल के साथ मिलेगा, यूं हमारे पास हीलियम 3 वाले 2 आ जाएंगे, तो ये हमारे पास 6 प्रोटॉन्स पूरे हो जाएंगे। अब ये दोनों जो हीलियम के थे ये क्या होंगे, ये आपस में कंबाइन होंगे, यानी हीलियम 3 2 वाला हीलियम 3 2 वाले के साथ कंबाइन हुआ, तो ये 7 हीलियम 4 बनाएगा, 4 2, ठीक है। आमतौर पे ये 3 3 6 यहाँ 4 आ गया, 2 2 4 यहाँ 2 आ गया हमारे पास, इसका मतलब है ऊपर से भी 2 शॉर्ट है, नीचे से भी 2 शॉर्ट है, और आप हैरान होंगे 2 प्रोटॉन और दोबारा बाहर आ जाएंगे, यानी इन दोनों के कंबाइन होने से क्या होगा, इतनी हीट में जब ये कंबाइन होंगे जाकर, तो हीलियम 4 बनेगा और 7 2 प्रोटॉन्स हमारे पास अलहदा हो जाएंगे, और कमोबेश 26.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हमारे पास यहां से रिलीज होगी। ये आमतौर पे अगर देखा जाए 6 प्रोटॉनों ने कंबाइन काम किया था, 6 प्रोटॉन्स, 1 2 3 4, ये तो इन्हीं प्रोटॉन से बने हुए 2 एटम थे हमारे पास, तो 2 प्रोटॉन और 6 प्रोटॉन ने हमारे पास कितनी एनर्जी रिलीज की, 26.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की। ये कितने, 6 प्रोटॉन। अगर 6 प्रोटॉन के देखा जाए तो जो इनके एटॉमिक मास नंबर 1 2 3 4 5 6 6 है, तो अगर हम एनर्जी पर न्यूक्लियॉन फाइंड करें, यानी एक न्यूक्लियॉन कितनी एनर्जी दे रहा है, तो हम करेंगे 26.3 को 6 से डिवाइड करेंगे, तो ये होगा 6 4 24 और तकरीबन 4.4 आएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 6 न्यूक्लियॉन मिले, 3 3 6, या ये जो 6 प्रोटॉन को अगर कंबाइन कर लें तो कितनी हमारे पास 4.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन एनर्जी मिली, यानी एक न्यूक्लियॉन इतनी एनर्जी दे रहा है। लेकिन अगर ऑन द अदर हैंड हम इस फिशन रिएक्शन पे जाते हैं, ये कितनी एनर्जी हमें दे रहा था, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि इसमें 1 और 235, 235 और 1 236, यानी इसके न्यूक्लियॉन नंबर टोटल 236 थे, यानी 236 न्यूक्लियॉन नंबर सिर्फ 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आपको दे रहे हैं, जो कि तकरीबन बनती है 0.8 से 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन बनती है, ठीक है, जबकि ये कितनी है, इस 4 पर न्यूक्लियॉन बनती है। आपको ये बात तो समझ आ गई होगी कि फिशन की जो एनर्जी है वो फ्यूजन से 5 गुना नियरली कम होगी, यानी इसका मतलब है फ्यूजन से पैदा होने वाली एनर्जी काफी ज्यादा होती है। तो ये तमाम चीजें आपको बताती हैं कि फ्यूजन रिएक्शन एक काफी ज्यादा मुश्किल प्रोसेस होने के साथ, देखे ना स्टार्स में हो रहा है, जो कि होने के साथ साथ ये काफी डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस भी है। फिशन को तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स पे कंट्रोल कर लिया गया, लेकिन फ्यूजन को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है, इसलिए फ्यूजन पे अभी बहुत सारे काम होने बाकी हैं और साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं कि इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। जी स्टूडेंट्स, तो ये फ्यूजन रिएक्शन का तो एक आइडिया आपने ले लिया। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं अपने सूरज की बात करूं, जो जिसके सोलर सिस्टम के एक हिस्से अर्थ पे हम रहते हैं, ये एक मीडियम साइज हमारा स्टार है, यानी इससे बड़े बड़े जाइगेंटिक किस्म के स्टार्स सिर्फ इस मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर मौजूद है, यानी अरबों की तादाद में मौजूद है, यानी इसका कोई जायजा लेना भी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत बड़ी मिल्की वे है जिसके अंदर ये सारे के सारे स्टार्स समाये हुए हैं, ठीक है। बड़े बड़े जैसे बीटल जूस एक बहुत बड़ा स्टार है, कैनस मजारस, जिनमें मिलियंस ऑफ ये जो हमारी सन है, सन जैसे स्टार हैं, ये उसके अंदर आ जाए। तो बात कर रहा था सूरज, जो कि
जो कि हमारा एक नॉर्मली मीडियम साइज स्टार है, बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है। अब ये भी फ्यूजन रिएक्शन पे चल रहा होता है, ठीक है, मतलब इससे आने वाली एनर्जी भी फ्यूजन रिएक्शन की है। इसमें वो हिस्सा जो आपको दिखाई देता है ना, इसको फोटोस्फीयर कहते होते हैं, जो आपको नजर आ रहा होता है नीचे, फोटोस्फीयर। फोटो वैसे कहते होते हैं, फोटो कहते हैं लाइट, ठीक है, एक ऐसा स्फीयर जिसकी लाइट आप पर पड़ रही है। और आमतौर पे ये नियरली 6000 डिग्री सेल्सियस जितना हमारे पास होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि इसकी सारी गर्मी इसके कोर में होती है, जो इसका इनर पार्ट है, और उसमें ये तकरीबन 15 मिलियन जो है केल्विन हमारे पास होता है। 15 मिलियन केल्विन हमारे पास होता है। पीछे मेरी एक स्टूडेंट बैठी है, वो कहती है कि सर ये केल्विन है। तो बच्चों ये केल्विन कर लो, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सेल्सियस और केल्विन में सिर्फ 273 का फर्क होता है, 273। तो 6000 में 273 की जो प्रोविजन है वो डाली जा सकती है, इसमें कोई इतना खास मसला नहीं। तो 16 मिलियन केल्विन जो टेम्परेचर है हमारा सूरज के कोर का होता है। तो आप सुन के हैरान होंगे, इसको अभी 5 अरब साल हो गए सूरज को, यानी फॉर्मेशन में, और ये तब से फ्यूजन रिएक्शन अभी तक करता जा रहा है, यानी 5000 अरब साल पहले बनते हुए इसी तरीके से हाइड्रोजन के साथ मिलके ये किस में शिफ्ट होता जा रहा है, हीलियम में शिफ्ट होता जा रहा है। अबाउट अभी भी 75% जो है ना वो हाइड्रोजन मौजूद है इसके अंदर, ठीक है, और 25% जो हीलियम में चली गई है, हीलियम में शिफ्ट हो चुकी है, और 1%, नियरली 1%, यानी इसमें भी थोड़ा सा ये कि 75 और 24 पॉइंट सम है, तो नियरली 1% बाकी गैसेस हैं जो कि नियरली ना होने के बराबर है, जिनमें ऑक्सीजन भी हमारे पास शामिल है। आप बच्चों एक बात आपको बताऊं, इस सूरज में कुछ ऐसे पैच होते हैं जो ठंडे होते हैं हमारे पास। उसकी रीजन ये होती है कि सूरज में जो हमारे पास मैग्नेटिक जो हमारे पास फील्ड है उसकी वजह से ये ठंडे होते हैं। जिन जिन जगहों पे मैग्नेटिक फील्ड हावी होती है तो होता क्या है कि वहां से हमारे पास सनलाइट इतनी आराम से नहीं आती। उसकी रीजन ये कि सूरज से जब हीट निकलती है ना तो वो कन्वेक्शन की फॉर्म में अंदर से निकलती है, और सनलाइट क्या करती है, उस कन्वेक्शन के प्रोसेस को रोक लेती है। कन्वेक्शन क्या होता है कि गर्म चीज ऊपर की तरफ उठती है, तो उसको जो इतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करती है, वो उसको रोक लेती है। तो नतीजा ये कि वो जो ठंडा हमारे पास पार्ट है वो हमारे पास जो है ना सूरज का, वो भी किसकी वजह से होता है, हमारा वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है। इसी सूरज के अंदर स्टूडेंट्स अबाउट ये जो हमारे पास हाइड्रोजन जो पिछले 5 अरब साल से चल रही है, तो ये 10 की पावर 30 kg हमारे पास जो है ना इसकी हाइड्रोजन हमारे पास होती है, यानी इतनी हाइड्रोजन हमारे पास है। और आप ये जो इसमें से हमारे पास है, और हर सेकंड में यानी हर सेकंड में ये 6 × 10⁻11 kg जो हमारे पास हाइड्रोजन है, ठीक है, इतनी हाइड्रोजन क्या करती है, हीलियम में शिफ्ट करती जा रही है। और ये हीलियम का तकरीबन कौन सा बनाती है, ये हीलियम तकरीबन बनाती है 5.96 × 10⁻11 kg ऑफ हीलियम बनाती है। और बाकी आपको मैंने बताया था कि बाकी दोबारा आपका प्रोटॉन में शिफ्ट हो जाता है। देखें ये, यानी आपका ये सारा हाइड्रोजन, इतना हाइड्रोजन 6 × 10⁻11 kg जो है वो समझ रहे हर सेकंड में किस में शिफ्ट हो जा रहा है, हीलियम में। और हीलियम के बाद जो बाकी हिस्सा बचता है वो हमारे पास हाइड्रोजन का, यानी 0.04 × 10⁻11 का हिस्सा जो है वो हमारे पास दोबारा हाइड्रोजन में शिफ्ट हो जाता है हमारे पास, यानी प्रोटॉन में शिफ्ट हो जाता है। सो अगर इसी रेट से ये चलता जाए तो उसको मजीद, यानी इसी हर सेकंड में अगर इतना हीलियम में शिफ्ट होता जाए तो इसी तरह ये मजीद 5 अरब साल सूरज हमारा मजीद निकाल लेगा, और उसके बाद ये दोबारा हीलियम में शिफ्ट हो जाएगा। और इसमें ये 4.96 × 10⁻26 जाउल, सॉरी 4.0 यानी तकरीबन 4 × 10⁻26 जाउल एनर्जी भी रिलीज करती है, यानी इतनी एनर्जी जो है वो रिलीज करती है जब इतने हाइड्रोजन को वो हीलियम में शिफ्ट करती है। साथ एक बात और बताता जाऊं, हमारे पास ऑब्वियसली सूरज
तो हमारे पास ये जो है इसके इर्द गिर्द आके बहुत 8 प्लैनेट्स भी हैं, जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, और इस तरह कुछ 3-4 डॉर्फ प्लैनेट भी, जिनमें प्लूटो का नाम भी आता है। फिर मून्स भी हैं, हर एक के डिफरेंट मून्स हैं, जैसे अर्थ का एक मून है। इसी तरह आपने पढ़ा होगा सैटर्न के हमारे पास मोर देन 80 मून्स हैं। इसी तरह आप जुपिटर में भी देखें 60-70 मून्स उसमें भी है हमारे पास। तो इन सब को एनर्जी मिलती है, और वो एनर्जी जो हमारे पास जमीन में आती है, जमीन में, वो तकरीबन 1400 जाउल पर मीटर स्क्वायर और पर सेकंड, 1400 जाउल पर मीटर स्क्वायर सेकंड, यानी एक्चुअली ये इंटेंसिटी की यूनिट होती है। इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों हमारे पास, टोटल एनर्जी इन अ यूनिट टाइम एंड एरिया, कि एक एरिया में एक टाइम में कितनी एनर्जी पड़ रही है। तो ये याद रखिएगा, जमीन पर जब ये सूरज की एनर्जी हमारे पास आती है तो 1 मीटर स्क्वायर में एक सेकंड में 1400 जाउल एनर्जी पड़ती है। 1 मीटर स्क्वायर की बात करें, पूरे जमीन की बात नहीं कर रहे, किसी भी 1 मीटर स्क्वायर को ले लो तो एक सेकंड में ये नियरली 1400 जाउल एनर्जी हमारे पास प्रोड्यूस आती है। कहां से? सूरज से आती है, जो कि काफी ज्यादा एनर्जी है। तो इसी एनर्जी से हमारे पास, ये आप देख रहे हैं, हम लोग भी जिंदा हैं, पौधे भी अपना क्लोरोफिल और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, और सारी एनर्जी हमें मिल रही है, और हम इस दुनिया में हंसी खुशी रह रहे हैं। तो बच्चों आप देख सकते हैं ये सारे का सारा। आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।